हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आज अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसके बारे में अपन ये देखेंगे कि वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कितना है, ओशन वाटर बॉडीज़ कितनी हैं, ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि एल्फ्रेड वेगनर, जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट, उन्होंने एल्फ्रेड वेगनर ने क्या थ्योरी दी थी इस पूरे आज का जितना भी अपन फिज़िकल सेटअप देख पा रहे हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे, उसके पीछे क्या क्या रीजन्स रहे हुए हैं, क्या इसका पास्ट रहा हुआ है और इनके अलग अलग क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो वो चीज़ें आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। आज का अपना टारगेट रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझना। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये अपना इस सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स है उसका पार्ट 1 रहेगा। और गार्गी क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो, अभी का जो सेटअप है वो आप देख पा रहे हो। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया और ये यूरोप और ये नीचे हो गया अंटार्कटिका। ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और इसके अलावा ओशंस की बात करोगे तो ये पैसिफिक ओशन हो गया, या पैसिफिक ओशन की कैसे स्ट्रक्चर आती है, सर्क्युलर। ठीक है, इसी तरीके से अटलांटिक की कैसी आती है, एस शेप। और इंडियन ओशन की देखोगे तो एक ट्रायंगुलर शेप में आएगा इस तरीके से। ठीक है, जिसके ऊपर ये एम बनता है यहाँ पे, और वैसे ट्रायंगल की तरह आता है। तो ट्रायंगुलर शेप के अंदर क्या आता है, इंडियन ओशन, और आप सदर्न ओशन और अटलांटिक ओशन, सॉरी आर्कटिक ओशन, या आर्कटिक ओशन बोला जाएगा, इसको अटलांटिक ओशन बोला जाएगा। तो ये जो आज का करंट सिनेरियो है, करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, कितने जोग्राफर्स ने क्या क्या एफर्ट डाले हैं, उनमें आज अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें अपन देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। कॉन्टिनेंटल और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो अर्थ सरफेस के लगभग 71% एरिया पे तो ओशंस हैं और ओनली 29% पे लैंड मास है, जिसको अपन कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक डच मैप मेकर थे जिनका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस। क्या था, अब्राहम ऑर्टेलियस। इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि अटलांटिक ओशन जो है इसकी दोनों तरफ अगर अपन देखें तो दोनों तरफ में ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि कभी ना कभी ये सारा लैंडमास एक साथ रहा है और फिर बाद में धीरे धीरे ये लैंडमास टुकड़ों में टूट के अलग अलग हुआ है। इसका अपन मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वाला आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके का एक इमेजिनेशन या इस तरीके का आइडिया दिया कि जो अफ्रीका, ये एशिया वाला पोर्शन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सारे के सारे एक साथ थे कोई ज़माने में। ठीक है, तो टाइम बीतने के साथ साथ में इनके बीच में एक गैप आ गया और फिर ये दूर हो गए। तो इन्होंने एक ये पॉसिबिलिटी शो की थी। अब्राहम ऑर्टेलियस ने क्या बोला, जो डच मैप मेकर थे, कि ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि मैंने देखा है कि दोनों तरफ की जो तट रेखाएं हैं, कोस्टल लाइन जो हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो एविडेंस दिया वो ये दिया कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बनाऊं मैं मैप तो एकदम सिंपल सा है, नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ठीक है, और यूरोप अफ्रीका की बात करो, यूरोप का इधर देखोगे आप इस तरीके के स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से यहां पे देखोगे अफ्रीका वाला पोर्शन। ठीक है, तो इनका ये वाला रीजन अफ्रीका और यूरोप वाला, और इधर वाला नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला पोर्शन जो है, ये इनका कहना था कि ये दोनों को अगर साथ में रखें तो एकदम मैच हो जाएंगे। इसका मतलब ये कभी ना कभी पास्ट में ये एक दूसरे के साथ में थे, दे वर टुगेदर इन पास्ट। तो इसके बाद में ये जब एक फाउंडेशन स्टोन लगा इस थ्योरी का, तो उसके बाद में 1992 में जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट, जर्मन मौसमविद एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दी, जिसका नाम दिया इन्होंने द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि जो जितना भी लैंडमास आप आज अर्थ के सरफेस पे देख रहे हो, जितने भी कॉन्टिनेंट्स, वो सारे के सारे बहुत सालों पहले एक साथ थे और उस एक साथ होकर के वो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे। क्या बोल दिया उसको, सुपर कॉन्टिनेंट। और सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका नाम इन्होंने दिया पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया। ये देखो सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे इनके हिसाब से।
ठीक है। और ये जो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे तो पूरा का पूरा जो पानी है महासागरों में, ओशंस में, सीज में, वो भी एक साथ था। तो चारों तरफ से इस पूरे पेंजिया को कवर किया हुआ था, घेरे हुए था बड़ा एक वाटर बॉडी, जिसको बोल दिया सुपर ओशन, और उसका नाम दे दिया गया क्या, पेंथालासा। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि अर्थ का बहुत सालों पहले क्या स्ट्रक्चर था, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सारे लैंडमास एक साथ थे, और ये जब सारे लैंडमास एक साथ थे तो इस पूरी कॉन्टिनेंट को सुपर कॉन्टिनेंट नाम देकर के बोल दिया पेंजिया। और इस पूरे पेंजिया को चारों तरफ से जिस महासागर ने, बड़े सारे वाटर बॉडी ने जो कवर कर रखा था, उसका नाम दे दिया इन्होंने पेंथालासा। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर कन्फाइंड थी, ये जो लैंडमास था कहाँ कन्फाइंड था, सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ था अंटार्कटिका के आसपास वाले रीजन में। इनके हिसाब से ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, ये टूटना शुरू हो गया कब, लगभग 200 मिलियन साल पहले। ठीक है, 200 मिलियन साल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो 200 लगभग 20 करोड़ साल हो गए वैसे हिंदी में अगर बात करें तो, 100 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो ये सुपर कॉन्टिनेंट जो पेंजिया था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, और टूट करके 2 पार्टों में डिवाइड हुआ। तो ऊपर की तरफ जो गया, नॉर्थ की तरफ, वो तो हो गया लॉरेंशिया, और नीचे की तरफ जो गया उसको बोल दिया गोंडवाना। तो देखो ये पूरा सुपर कॉन्टिनेंट जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, उसके 2 पार्ट होना शुरू हो गए, लॉरेंशिया और नीचे की तरफ ये गोंडवाना, और इनके बीच में एक वाटर बॉडी आना शुरू हो गई जिसका नाम दे दिया था इन्होंने टेथिस सी। तो इस तरीके से जो पेंजिया था वो टूटा 2 पार्टों में, लॉरेशिया जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और नीचे होगी गोंडवाना लैंड। तो इन दोनों के बीच में फिर बाद में ये जो पेंथालासा का पानी था वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया, और ये जो वाटर बॉडी थी जो दोनों को अलग करती थी, लॉरेशिया और गोंडवाना को, इसको बोला गया टेथिस सी। टेथिस सी इसका नाम अपन बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आपके सामने आता रहेगा जब भी अपन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया आप देखो कहाँ पर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर यहाँ से फ्लाइट करते 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 उड़ता उड़ता फिर ऊपर आता है, फिर जाके हिमालय बनता है। ठीक है, तो टेथिस सी जहाँ पे आज पुराने टाइम पे था, वहाँ पे आज क्या है, हिमालय खड़ा हुआ है, ये अपन देखेंगे। और जो मेडिटेरेनियन सी है आज का करंट, जो भूमध्य सागर है, वो इस टेथिस सी का ही कहीं ना कहीं रिमेनिंग पार्ट है। तो इसको अगर अपन देखें इन चीज़ों को, तो 200 मिलियन साल पहले इसमें स्प्लिट होना शुरू हो गया। एक लॉरेंशिया था, एक हो गया लॉरेशिया था, एक हो गया आपका गोंडवाना। लॉरेशिया जो था उसको नॉर्दर्न साइड में था, और गोंडवाना था सदर्न साइड में, और इन दोनों को जो वाटर बॉडी अलग करती थी उसका नाम क्या दे दिया, टेथिस सी। अब बात यह आती है कि वैगनर ने बात बोल दी, बोले कि इतना कुछ हुआ, चलो ठीक है, अब आप एविडेंसेस दो, सबूत दो कि आपके पास में क्या सबूत है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ रहा हुआ है, पास्ट में ये सब एक साथ थे फिर अलग हुए, इनके एविडेंसेस दो। तो वैगनर ने सबसे पहले शो किया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जो एक दूसरे को देख रहे हैं, आमने सामने हैं, फेसिंग ईच अदर, अगर उनकी कोस्टल लाइन को तुम मैच करोगे तो जिगसॉ मैच आएगा। कैसे जिगसॉ मैच, कैसे, यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा। अगर तुम इसको इस जगह पे एकदम इम्पोज करते हो, तो इसको एकदम सुपर इम्पोज करते हो तो यहाँ पे एकदम फिट आएगा। तो एक तो बोले ये एविडेंस है मेरे पास में कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उनकी मैचिंग रिमार्केबल है, अनमिस्टेकेबली दे आर मैचिंग। वो कोस्टल लाइन बिल्कुल मैच कर रही है अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ। पहला तो एविडेंस ये दिया। दूसरा एविडेंस इन्होंने दिया कि जो ये अटलांटिक ओशन वाला जो पार्ट है, इसमें आप चट्टानों की, रॉक्स की जो एज देखोगे तो दोनों तरफ कैसे, इस तरफ के अटलांटिक ओशन की जो ये चट्टानें हैं ब्राज़ील इधर वाली पोर्शन की, और इधर वाली जो चट्टानें हैं इनकी अगर एज देखोगे तो ये सेम एज की है, हम उम्र हैं। सिंपल सी बात ये है। तो रेडियो डेटिंग मेथड उससे जब पता किया गया तो ब्राज़ीलियन कोस्ट और वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, ब्राज़ीलियन कोस्ट कौन सी होगी, ये वाली कोस्ट, और इधर वाली हो गई अब कौन सी, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। और इनकी जब चट्टानों की कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग से पता किया गया तो इनकी एज बराबर मिली, इक्वल मिली, और वो थी लगभग जुरासिक एज की थी। कितने साल पहले, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन साल
पहले की बात है, लगभग 200 करोड़ साल पहले की बात है, जब जुरासिक एज की थी ये चट्टानें। तो ये भी बताती हैं कि दोनों तरफ की चट्टानें अगर सेम उम्र की हैं तो कभी ना कभी ये साथ में रहे होंगे। नेक्स्ट एविडेंस दिखा तो ये बताया गया जो टिलिट्स हैं, टिलिट्स को होता है, टिलाइट्स भी बोला जाता है इनको। टिलाइट्स जो हैं वो एक तरीके की कैसी होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख लो, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो सेडिमेंट्री रॉक हैं जो कि पुराने टाइम पे पुराना जो ग्लेशियर्स हुआ करते थे, क्योंकि मैंने बताया आपको पेंजिया कौन से हेमिस्फीयर में था, सदर्न हेमिस्फीयर में, और कहाँ पर लोकेटेड था, जहाँ पर आज का एंटार्क्टिका है। तो एंटार्क्टिका पे बर्फ़ जमी हुई थी, तो कोई ना कोई ज़माने में पूरे गोंडवाना लैंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो पेंजिया के टूटने के बाद जो दक्षिणी पार्ट था वो क्या हुआ, गोंडवाना। तो गोंडवाना के ऊपर भी जरूर पूरी ज़मीन के ऊपर ग्लेशियर्स थे, और उन ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट हुआ, और उनको बोलते हैं अपन टिलाइट्स। तो टिलाइट्स के बारे में आप कंफ्यूज मत होना क्या चीज़ होती है। तो गोंडवाना सिस्टम जो है वहाँ पर जो सेडिमेंट्स मिले हैं जो कि इंडिया में मिले, कहने का मतलब है जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, यहाँ पे एक सेकंड, ये देखो आप, यहाँ पे इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है साउथ में, धीरे धीरे फिर उड़ता उड़ता ऊपर जाएगा, वो अपन देखेंगे इंडिया का कैसे डेवलपमेंट हुआ सारा। तो इंडिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो गोंडवाना टाइम की या गोंडवाना लैंड के जो डिपॉजिट्स या टिलाइट्स मिले हैं, वो टिलाइट्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, फॉकलैंड आइलैंड बनते हैं यहाँ पे नीचे साउथ में, साउथ अमेरिका के, और यहाँ पर मेडागास्कर आता है उसमें। तो इन रीजन्स के अंदर जो टिलाइट्स मिले हैं वो इंडिया के टिलाइट्स से मैच करते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कभी ना कभी इंडिया, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया ये साथ में रहे होंगे। ये अपन ने मैप में देखा भी, क्या नाम था इस लैंड का, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये टिलाइट्स जो हैं ये भी बताते हैं कि प्रीवियसली प्लिस्टोसी, मतलब जो भी आइस एजेस आई हैं या फिर पैलियो क्लाइमेट्स के बारे में बताते हैं कि हाँ प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम पे कैसा क्लाइमेट रहा हुआ होगा। और साथ में ये भी बताते हैं कि इनके ऊपर, सबके ऊपर एक जैसी अगर चीज़ें या डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स देखो ज़्यादा पुरानी होती नहीं है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर मिलना है तो डेफिनेटली ये साथ में रही थी, फिर उनका ड्रिफ्टिंग हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई है। तो वैगनर ने एक ही एविडेंस दिया। फिर चौथा एविडेंस इन्होंने दिया प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर्स क्या होते हैं कि कोई भी मान लो वाटर बॉडी है, उससे पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी के साथ में कोई भी टिन डिपॉजिट आ जाए या फिर गोल्ड डिपॉजिट आ जाए। तो घाना जो है, जिसको गोल्ड कोस्ट बोला करते थे पहले, वेस्टर्न अफ्रीका पे है। यहाँ पे अगर मैं मैप बना के दिखाऊँ आपको, तो घाना जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीका में आता है। तो वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे जो घाना कोस्ट है वहाँ पर गोल्ड के डिपॉजिट मिलना, जबकि आसपास में कोई सोर्स नहीं है गोल्ड का, फिर भी गोल्ड डिपॉजिट के प्लेसर क्या होता है, डायरेक्ट खुले के अंदर चट्टानों के बीच में यूं गोल्ड के पार्टिकल्स मिल जाना, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई और फॉर्म में मिलता है, सीधा डिपॉजिट्स मिल रहे हैं प्लेसर के फॉर्म में। तो ये जो गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पे मिला है, इसका कोई यहाँ पर कोई सोर्स रॉक भी नहीं है, कोई ऐसी चट्टान भी नहीं है जहाँ से इसको सप्लाई हुई हो। जबकि ये देखा गया कि ब्राज़ील कोस्ट के ऊपर जो ब्राज़ीलियन प्लेट्यू है वहाँ पर गोल्ड बियरिंग वेन्स मिले हैं, मतलब वहाँ पर गोल्ड की प्रेजेंस मिली है, चट्टानें मिली हैं। तो इससे क्या चीज़ हुई कि कोई ना कोई ज़माने में, पास्ट में, ब्राज़ील वाला मतलब साउथ अमेरिका और ये इधर अफ्रीका दोनों साथ में रहे होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ब्राज़ीलियन प्लेट्यू जो आज है वहाँ से बह बह करके ये जो सोने के डिपॉजिट्स हैं ये घाना की कोस्ट पे हो गए सेटल, और फिर ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। तो इस तरीके से घाना की कोस्ट पे अपने को गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये एविडेंस दिया एक, और एक इन्होंने एविडेंस दिया, बोले कि फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। लेमुर नाम से एक एनिमल हुआ करता था, तो उसके जो फॉसिल हैं वो इंडिया में भी मिलते हैं, मेडागास्कर में भी मिलते हैं और अफ्रीका में मिलते हैं, तीनों जगह पे मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमुर डेफिनेटली, जब ये लैंडमास बिल्कुल कंबाइंड थे, या तो गोंडवाना टाइम पे या फिर बात करो आप पेंजिया के टाइम, तो पेंजिया बहुत ओल्ड हो गया, तो अपन बात करें गोंडवाना की। तो गोंडवाना का जो टाइम था, गोंडवाना जब लैंडमास था उस टाइम पे ये सब एक साथ थे, और धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और ये सारे लैंडमास अलग अलग हो गए, जिसको आज अपन प्रेजेंट मैप में देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया इधर बन गया, इधर अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका, इधर इंडिया वाला पोर्शन। तो इस तरीके से ये सारे लैंड मासेस फिर अलग अलग हो गए। और ये जो पूरी लैंड मास थी, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेमूर के फॉसिल्स मिले हैं, जिनमें इंडिया में मेडागास्कर और अफ्रीका का बनना माना जाता है, उसको लेमूरिया लैंड बोला गया। उस लैंड मास का नाम क्या दे दिया था वैगनर ने? लेमूरिया नाम से। अब बात यह आई कि आपने चलो एविडेंस दिए, कौन कौन सी ताकतें थी जिसकी वजह से ये ड्रिफ्टिंग हुई, अब ये बताओ आप। अब ताकत तो बतानी पड़ेगी, कोई ना कोई ताकत रही होगी। तो फिर अल्फ्रेड वैगनर ने 3 चीज़ें बताई। एक तो पोल फ्लीइंग फोर्स, कि अर्थ की तरह, अर्थ का जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, उस तरफ फोर्स लगा, जिससे कि ये पेंजिया जब टूटा तो एक टुकड़ा तो उत्तरी ध्रुव की तरफ चला गया, एक टुकड़ा दक्षिणी ध्रुव की तरफ चला गया। तो इस तरीके से पेंजिया में ब्रेक आ गया, स्प्लिट आ गया, बीच में तैतीस सागर बन गया। एक तो ये एविडेंस दिया इन्होंने, पोल फ्लीइंग फोर्स, मतलब ध्रुवों की तरफ उड़ गए कॉन्टिनेंट्स। दूसरा इन्होंने दिया टाइडल फोर्स, कि सन और मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से ये हुआ है कि आसपास में जब भी मून के चारों तरफ अर्थ रोटेट, मतलब मून जब अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रोटेशन ले रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके अट्रैक्शन फोर्सेस की जिस तरफ भी गया उस तरफ इसने अपनी तरफ खींच लिया, किसको? कॉन्टिनेंटल मासेस को। तो इस तरीके से हुआ। और तीसरा इन्होंने एविडेंस दिया कि अर्थ का जो आप देखते हो तो ध्रुवों पर तो चपटी है, जबकि इक्वेटर पे थोड़ी बहुत बल्जी है, मतलब उभरी हुई है। तो ये जो बल्ज है, इसकी वजह क्या है? अर्थ का रोटेशन। और इस बल्ज के बनने के बाद में अर्थ के रोटेशन की वजह से कॉन्टिनेंट जो हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ पोल डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गए। तो ये 3 एविडेंसेस दिए वैगनर ने। पर आप देखो, क्या पोल फोर्सेस अब काम नहीं कर रहे हैं ना? तो इसका मतलब अभी भी मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मूव कर रहे हैं। पर ये जो फोर्सेस थे इतने एडिक्वेट नहीं थे कि सारे के सारे ये डिसाइड कर दें कि वाकई में ये जो मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स का वो हो पाए। कहने का मतलब, जब धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी और रिसर्च हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर, तब पता पड़ा कि ये फोर्सेस थे, ये इनएडिक्वेट थे, ये फोर्सेस कैपेबल एनफ नहीं थे कि इन कॉन्टिनेंट्स को, इतने बड़े बड़े लैंडमास को मूव करा सके। फिर आगे जब जो थ्योरी आई है, उन थ्योरीज में अपन देखेंगे होम्स ने दी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे, और हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ये अपन देख लेंगे, तब अपने को और क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड ओवर कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आपना जो बेसिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने जो 1912 के अंदर दी थी, उसके बारे में अपन ने बात कर ली है। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा, जिसमें अपन नेक्स्ट होम्स की जो थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसको हिंदी में संवहनीय धारा सिद्धांत बोलेंगे, वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1 सेकेंड।